नमस्कार बच्चों आज हम 7वीं कक्षा में आपकी हिंदी की पुस्तक में इकाई 7 कथेतर साहित्य का काम शुरू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इकाई 6 को पूरा किया है और आज की वीडियो में हम इकाई 7 शुरू करेंगे। इकाई 7 शुरू करने से पहले इसके परिचय में मैं आपको बताती हूँ कि इस इकाई में हमने क्या क्या कार्य करना है। सबसे पहले इस इकाई में आपके बसंत की जो आपकी पुस्तक है इसके 2 पाठ आते हैं। एक है पाठ 13 हिमालय की बेटियां और दूसरा है पाठ 19 आश्रम का अनुमानित व्यय। आगे आपका देखो महाभारत है। महाभारत में आपके पाठ 33 से 31 दे रखे हैं, ये हैं। इसके बाद आपका व्याकरण पोर्शन आता है। इसमें सामूहिक चर्चा आएगी, मुहावरे आएंगे, लोकोक्ति, पत्र लेखन और निबंध लेखन। इकाई 7 में हमारा इतना ही कार्य हमने करना है। अब हम इकाई 7 शुरू करते हैं। इसमें आओ समझे एक पहले किसी विषय पर सामूहिक चर्चा कि किसी विषय पर सामूहिक चर्चा क्या है। सामूहिक का अर्थ होता है समूह द्वारा होने वाला तथा चर्चा का अर्थ होता है वाद विवाद करना। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों द्वारा किसी विषय के कारण तथा निवारण पर वाद विवाद करना सामूहिक चर्चा कहलाता है। ये देखो ये ग्रुप में बैठे हैं, ये सामूहिक रूप में बैठे और ये वाद विवाद कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या है? सामूहिक चर्चा। यह बहुत ही लाभदायक प्रक्रिया होती है। इसके माध्यम से प्रत्येक प्रतिभागी के व्यक्तित्व और ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इससे प्रतिभागी की भाषा, तर्क, ज्ञान तथा युक्तियों का भी आकलन सरलता से किया जा सकता है। यहाँ आपका प्रश्न बन रहा है सामूहिक चर्चा किसे कहते हैं, और इसका उत्तर ये रहा, कुछ लोगों द्वारा किसी विषय के कारण तथा निवारण पर वाद विवाद करना सामूहिक चर्चा कहलाता है। ये बच्चे जैसे पहले मैं आपको विद्यालय में बुक में निशान लगा के करवाती थी, ऐसे ही चाहे आप कर लेना, चाहे आप नोटबुक पर करो, चाहे आप बुक में निशान लगा के यही प्रश्न उत्तर राइट कर लो, आपकी इच्छा है। अगला आपका है विषय का चुनाव और प्रस्तुतिकरण कि विषय का चुनाव और प्रस्तुतिकरण क्या है। सामूहिक चर्चा में किसी समस्या पर विचार किया जाता है। समस्या से संबंधित प्रत्येक पक्ष पर विवाद किया जाता है, आपस में बातचीत की जाती है। कोई पक्ष में होता है तो कोई विपक्ष में, कोई यानी कि इसका साथ देता है कि सही है, कोई ये बताता है कि ये चीज गलत है, यानी कि पक्ष विपक्ष दोनों की बातें होती हैं। अपने पक्ष को सही सिद्ध करने के लिए प्रतिभागी पर हर युक्ति और तर्क का सहारा लेता है। ऐसे प्रतिभागी जो अपने मत के लिए उचित तर्क नहीं दे पाते हैं वे हार जाते हैं। सामूहिक चर्चा किसी समस्या या किसी सामाजिक, आर्थिक तथा समसामयिक विषय पर आधारित हो सकती है। अतः एक प्रतिभागी को चाहिए कि वह प्रत्येक विषय का अध्ययन करे। यहाँ आपका दूसरा प्रश्न बनता है सामूहिक चर्चा किस पर आधारित हो सकती है। ये रहा इसका उत्तर, सामूहिक चर्चा किसी समस्या या किसी सामाजिक, आर्थिक या समसामयिक विषय पर आधारित हो सकती है। अगला है आपका प्रस्तुतिकरण के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। अपना पक्ष रखते समय संबंधित विचारों को संगठित करके उचित तर्क द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। अपना पक्ष पूर्ण आत्मविश्वास के साथ रखना चाहिए। प्रतिभागियों की बात को ध्यानपूर्वक सुनकर ही अपना पक्ष रखना चाहिए। यदि बोलने का प्रथम अवसर मिलता है तो विचारों को संगठित करके बोलना चाहिए। अन्य प्रतिभागियों द्वारा रखे गए पक्ष को चुनिए और उससे संबंधित प्रश्न पूछिए। ध्यान रखिए कि ऐसे प्रश्न हैं जो प्रतिभागी के तर्कों और पक्ष को कमजोर बना सकें। प्रत्येक प्रतिभागी के दृष्टिकोण का सम्मान कीजिए। ऐसी भाषा का प्रयोग मत कीजिए जिससे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। यहाँ पे आपका प्रश्न बन रहा है सामूहिक चर्चा में प्रस्तुतिकरण के लिए ध्यान रखने योग्य बातें कौन सी हैं, तो ये रहा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आओ समझे 2 है निबंध का सार कि निबंध का सार क्या है। सार का अर्थ होता है निचोड़ या निष्कर्ष। अतः जब निबंध का सार लिखने के लिए दिया जाता है तो उसे निबंध का निचोड़ देना होता है। निबंध का 1/3 ही सार में लिखा जाता है। इसके लिए निबंध के मुख्य बिंदुओं को पढ़कर उन्हें क्रम पूर्वक लिख लेना चाहिए। लेखक का विचार, विवरण, तथ्य आदि बिंदुओं में होने चाहिए। आइए निबंध का सार लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें जानते हैं।
निबंध को सबसे पहले 2 या 3 बार जरूर पढ़ना चाहिए ध्यानपूर्वक। निबंध के महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कीजिए। निबंध का सार लिखते समय ध्यान रखिए कि वह निबंध कम से कम 1/3 हो निबंध का। ठीक है, यहाँ प्रश्न आपका बनता है निबंध का क्या अर्थ है। उत्तर, निबंध का अर्थ होता है एक सूत्र में बंधी गई रचना। रेखांकित बिंदुओं को सही क्रम में लिखिए। अंत में शीर्षक अवश्य दीजिए। निबंध के मुख्य बिंदुओं की जानकारी एकत्र करना। निबंध का सार लिखने के लिए उसके मुख्य बिंदुओं से संबंधित जानकारी एकत्र करनी चाहिए। आइए हिमालय की बेटियां पाठ के मुख्य बिंदुओं से संबंधित जानकारी एकत्र करते हैं। जैसे कि विवरण, इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। तथ्य, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये ऐसे 2 नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल यानी कि कुबा भी उसका नाम है, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। विचार, कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा होगा रहेगा। कितने कवियों ने इन नदियों को बहन का स्थान दिया है। मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्तीकरण, निबंध में दी गई जानकारी को सीमित करना अवश्य होता है। कई बार तथ्य जैसे हैं वैसे ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन हर बार ऐसा करना संभव नहीं होता है। आइए दिए गए बिंदुओं का संक्षिप्तीकरण करते हैं। हिमालय में मैंने गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियों को निकलते देखा। मैं हैरान था कि कैसे ये नदियां मैदानों में लघु से विशाल हो जाती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के नाम सुनने से ही मुझे रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि नदियों की याद हो आती है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। समुद्र कितना सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। यदि हम इन्हें बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में देखें तो क्या हर्ज है। आइए अब हम समस्त बिंदुओं को एक अनुच्छेद के रूप में लिखकर देखते हैं। हिमालय और उसकी नदियां। हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि कृष्णकाय नदियां मैदान में आकर आश्चर्यजनक रूप से विशाल हो जाती हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की चर्चा से रावी, सतलुज, व्यास, चेनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय से निकलने वाली छोटी बड़ी सभी नदियां याद आ जाती हैं। यह समुद्र का भाग्य है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां उसमें मिलती हैं। काका कालेलकर नदियों को माता कहते हैं। इनके विभिन्न रूपों को पुत्री, प्रेमिका और बहन के रूप में भी देखा जा सकता है। अब इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमने क्या है, हिमालय की बेटियां पाठ का पठन करना है। और अब हम शुरू करते हैं हिमालय की बेटियां पाठ का पठन। बसंत की पुस्तक में आपका पाठ नंबर 3 हिमालय की बेटियां इकाई 7 में दिया हुआ है। अब इसका हम पठन शुरू करेंगे। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, ये देखो बच्चे पहाड़ हैं, ये ऊंचे ऊंचे, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर।
कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ, जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। बुढ़ा हिमालय अपनी इस नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय, मौन मीन्स चुप के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंदूर, ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल जिसको कुबा भी कहते हैं, कपीशा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जाती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़ी हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत होता कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कोई झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कलेरकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं से अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी कि तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। अब देखो मैं क्या गुनगुनाया। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित इन मन खुमारी, मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर भलियारी, तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्रित तटपट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। इसके कवि कौन है? नागार्जुन जी। तो बच्चों हमने हिमालय की बेटियों पाठ का पठन किया है। आओ समझे एक में जो आपको हमने आओ जब समझे एक SB1 SB2 3 पेज का जो आपको पढ़ाया है उसका पठन करना है आपने, उसकी रीडिंग करनी है। साथ में हिमालय की बेटियों का भी आपने पठन करना है। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।